नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी बाथरूम। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बाथरूम। समय 21वीं सदी में जा रहा था, पर मथुरा के सतगढ़ा में हड़प्पा काल से पहले की शौच और स्नान व्यवस्था थी। ये ऊंचे ऊंचे मकान पर न उनमें नहान घर न ढंग का शौचालय। ये मकान उन परिवारों को मुआवजे के तौर पर दिए गए थे जो पाकिस्तान छोड़ते वक्त अपनी ज़मीन जायदाद के कागज़ बचा कर ला सके थे। अपने ही वतन में अपने ही लोगों द्वारा इन्हें नया नाम दिया गया, शरणार्थी, और जगह जगह बसा दिया गया। कुछ घर डैम्पियर पार्क से परे किशन नगर में चले गए तो कुछ नानक नगर में। 3 घरों को सतगढ़ा में बसाया गया। उन्हीं में हमारे मामा लोग भी थे। एबटाबाद में वे अपने 5 दुकान मकान छोड़कर आए थे, पर यहाँ उन्हें होली गेट पर एक दुकान और एक मकान क्लेम में मिला। अजीब सा ढांचा था वह मकान। घुसते ही नीचे एक बहुत बड़ा हॉल, उसके अंदर एक तरफ ऊंची ऊंची पटिया वाला जीना, पहली मंजिल पर एक आंगननुमा छत जिसके पार 2 हॉलनुमा कमरे, छत के दूसरी ओर एक खपरेल ढकी कोठरी जिसे रसोई बना रखा था। सबसे ऊपर एक बड़ा कमरा और थोड़ी सी खुली जगह जहां मुंडेर आधी टूटी हुई थी। जब कभी हम बच्चे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते, मामी नीचे से चिल्लाती, छत पर मत जाना, गिर जाओगे। पूरे घर में नहाने धोने का कोई कोना नहीं था। पहली मंजिल की छत पर एक छोटा सा नल ठुका था जिसमें सुबह शाम पानी आता। पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की बीच की जगह में एक पाखाना था जिसे जाजरू कहते थे। दरअसल जिस शहर में यमुना जैसी नदी कलकल बहती हो, नहाने के लिए अलग से जगह बनाकर ज़ाया करना फिजूल खर्ची समझी जाती थी। मामियाँ रात को चाहे कितनी भी देर में सोएं, सुबह मुंह अंधेरे उठती, गोल डोलची में कपड़े रखती और घाट की ओर निकल जाती। हमारी नींद भी उनकी खटर पटर से खुल जाती। अपनी समीज और कच्छू लेकर हम बहनें भी उनके साथ चल देती। नहाने से ज़्यादा मज़ा हमें बिसरात घाट पर पड़े कछुए देखने में आता। पहली नज़र में कछुए एकदम गोल नज़र आते, चमड़े के चकले जैसे, पर जब कोई पुण्य कमाने वाला आटे की गोलियां बनाकर पानी में डालता, फौरन अपनी गर्दन बढ़ाकर गोलियां निगल लेते। जीजी और मैं यह देख देख कर विस्मित होते कि इतनी पक्की पीठ और इतनी कोमल गर्दन का क्या जोड़ बिठाया गया है कछुए में। आए दिन किस्से सुनने में आते, फलाने का बच्चा नहाने गया था, डूब गया। जब जमुना जी में लाश मिली तो आधी से ज़्यादा कछुओं ने खा ली थी। मामी शू शू कर कछुओं को हटाती और हमसे कहती, संभल कर नहाइयो, बस एक डुबकी लगाकर निकल लो, नहीं तो हमारे मुंह पे कालिख लगेगी कि मामी के घर बेटियां आई थीं, डूब गईं। जमुना जी का जल अगम अगाध, पहला पैर जहां धरो ज़रूरी नहीं कि दूसरा पैर भी वहीं धरा जाए। श्याम सलोनी जलधारा के अंदर रेती खिसकने से गहरे गड्ढे, भंवर और लहर का कोई गिनवैया ही नहीं था। खुद पंडे पुरोहित चक्कर में पड़ जाते। छुट्टियों में हमें मामा के घर आना अच्छा लगता। कितनी ऐसी चीज़ें और स्वाद थे जो नागपुर के धर्मपेट पे नहीं मिलते थे। जमुना जी नहाकर जब हम घर लौटते तो मामी हमें रास्ते में कस्सो हलवाई की दुकान से तेल की कचौरियाँ दिलवाती। अधन्ने में 2, साथ में आलू की रसेदार सब्जी मुफ्त। कभी कभी गोले की गिरी वाले की रेहड़ी दिख पड़ती। वह ताजे गोले की गिरी के बड़े बड़े चकपहिए बेचता, एक छेद वाले पैसे में 2। हमारे मौज मज़े की सारी दुनिया बस 1 पैसे या अधन्ने में हासिल हो जाती। हम गिरी के छल्ले बाहों में पहनकर खेलते और कुछ देर बाद उन्हें कुतर डालते। वैसे गोले की गिरी डब्बे के ऊपर की टीन का पतरा देने पर भी मिल जाती थी। दोपहर में मलाई बर्फ़ वाला लकड़ी की संदूकची में अपनी दुकान लेकर आता। ताजे हरे ढाक के पत्ते पर वह चाकू से उतार कर मलाई बर्फ़ की पतली परतें इकन्नी में देता।
आसमान में बादल घिरते ही बड़ी मामी पिछले हॉल में हमारे लिए झूला डलवा देती और हमारा सावन आ जाता। फिर इस बार तो हम और भी उमंग में थी। हमारे सबसे छोटे मामा की शादी थी। पार्टीशन के बाद उनकी पढ़ाई अलीगढ़ में हुई थी और एमएससी पास करते ही वह शर्करा संस्थान में नौकरी पा गए। दोनों बड़े मामा ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, पर उन्होंने छोटे मामा को दिल खोल कर पढ़ाया। जब उन्हें सरकारी नौकरी मिली, मामा लोगों को बड़ा गर्व हुआ। हालांकि छोटे मामा का वेतन अभी उतना था जितने बड़े मामा दुकान में अपने सेल्समैन को देते, फिर भी वे अजय मामा के पद का महत्व पहचानते थे। अजय मामा की शादी इटावा में तय हुई। कांता मामी ने कानपुर से बीए किया था। वे हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी। सगाई के बाद भांजी मारने वाले हितैषियों ने उनके बारे में तरह तरह की खबरें प्रचारित की। कांता छुरी कांटे के बगैर खाना नहीं खाती। कांता सलवार कमीज पहनती है। कांता गिटपिट अंग्रेजी बोलती है। मामियों ने कहा, भाई इटावा वालों को ना कर दो, हमें घर में बहू लानी है कि मेम साहब, उसके नखरे कौन झेलेगा। मध्यस्थों ने आश्वस्त किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की बड़ी शालीन है। शादी के बाद हम नई मामी को विदा कराकर मथुरा लाए। रास्ते में उनके साथ सिकंदरा की सीढ़ियों पर फोटो खिंचाई गई। एक जगह बाजार पड़ा तो कांता मामी ने धीरे से मेरे कान में कहा, मेरी बिंदी गिर गई। हम सब बिंदी लेने उतरे। हमने इतनी बिंदियां खरीदी कि मामी महीनों बदल बदल कर बिंदी लगा सकती। हमने एक छोटा सा शीशा भी खरीदा। जब हम कार में पहुँचे, हमने देखा मामी अपने कपड़े संवार रही हैं और मामा अपने होंठ पोंछ रहे हैं। मौसा जी, जो ड्राइवर की भूमिका निभा रहे थे, बोले, अजय बाबू कहो तो और बिंदियाँ लेने चले जाएं। हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कब मथुरा आ गया। घर में नई बहू के स्वागत में बड़ी मामी ने उनके पांव पखारे। उनका सादा श्रृंगार विहीन व्यक्तित्व देखकर कांता मामी ने सोचा घर की कोई बुजुर्ग सेविका हैं। उन्होंने पर्स से निकालकर 2 रुपए का नोट परात में तैरा दिया। बड़ी मामी का चेहरा ऐंठ गया। यही हाल बिचली मामी का हुआ। मुंह दिखाई की रस्म के लिए कांता मामी को हॉल कमरे की जाजम पर बिठा दिया गया, जहां पर पहले से ही मोहल्ले की औरतें ढोलक लेकर बड़ी देर से गा बजा रही थीं। कांता मामी को सिर पर आंचल रखने का अभ्यास नहीं था। रेशमी साड़ी बार बार सिर से खिसक जाती। मैंने कहा, मामी चिमटी लगा दूं? मामी ने इनकार कर दिया। बड़ी मामियों ने इसे भी अपनी अवज्ञा समझा। पहले ही दिन उन्होंने मुंह बिचकाकर कहा, अब पढ़ी लिखी बहुओं के पैर पड़े हैं, राम ही रक्षा करें। कांता मामी को जब गृह प्रवेश पर हुई अपनी भूल पता चली तो वे दुखी हुई। उन्होंने 100 का एक नोट अपने पर्स से निकालकर मेरे हाथ दोनों मामियों के लिए अंदर भिजवाया, जो उन्होंने 1 रुपया मिलाकर वापस मेरे हाथ भिजवा दिया। घर में रुपयों की कमी न थी। होली गेट पर दवाओं की दुकान अच्छी चलती थी, बल्कि दोनों मामा बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते। आसपास के इलाकों के लोग उन्हें डॉक्टर मानकर बीमारियां बताते और दवाएं खरीद कर ले जाते। वे सब पेटेंट दवाएं होती, जिनसे शीघ्र आराम मिल जाता, पर यश दवा देने वालों को मिलता। हॉल के कमरों के दरवाजे इतने बड़े थे कि वहां पर्दा डालने की कोई कोशिश कभी नहीं की गई। मामी कहती, पर्दा किससे करें, सब अपने ही हैं। काफ़ी देर बैठ लेने के बाद कांता मामी ने मुझसे कहा, हमें बाथरूम जाना है, रास्ता बताओगी? मैं एकदम हकबका गई। नई मामी को कौन जगह बताई जाए। छत पर अभी मेहमानों की हलचल थी। जाजरों में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। हर हॉल में कोई ना कोई रिश्तेदार टिका था। मैंने जाकर बड़ी मामी से कहा। बड़ी मामी ने मुंह चढ़ाकर कहा, कह दो इटावा वाली से, इतना ही बाथरूम का शौक़ है तो अपने बाप से कहो आकर बनवा दें। इतने बरस हमें इस घर में आए हो गए, हमने तो कभी बाथरूम नहीं देखा। मैंने कहा, मामी यह कोई रोकने की चीज़ तो है नहीं, बताओ क्या कहूँ उनसे। चटाक मेरे गाल पर माँ के हाथ का तमाचा पड़ा। मार खाकर दूसरे हॉल में जहाँ मेरा बिस्तर था जाकर पड़ रही।
पता नहीं कांता मामी की ज़रूरत को कैसे निपटाया गया। सुबह का आलम भी खिंचा खिंचा था। कांता मामी को पहली रात देवी देवताओं के कमरे में बिस्तर डालकर सुलाया गया था। अब वे नहाना चाहती थीं। बड़ी मामी ने उनसे बताया कैसे वे समूची धोती लपेटे लपेटे छत के नल पर नहा लेती हैं और फिर झुके झुके कमरे के अंदर आकर कपड़े बदल लेती हैं या जमुना जी चली जाती हैं। कांता मामी ने कहा, मुझसे तो ऐसे नहीं नहाया जाएगा। अब मैंने कहा, मामी आप इस हॉल की मोरी पर नहा लो, मैं दरवाजे पर पहरा दूंगी। कांता मामी ने इनकार कर दिया। इतने खुले में नहाना उनके बस की बात नहीं, फिर कपड़े भी धोने हैं। आखिरकार 2 खाटों के बिस्तर हटाकर उन्हें सीधा खड़ा किया गया। उन पर पुरानी चादरें डाली। इस तरह हॉल की मोरी के इर्द गिर्द अस्थायी बाथरूम की रचना हुई और 2 बाल्टी पानी रखकर नई मामी नहाई। बिचली मामी बोली, अच्छी नौटंकी है ये, अब रोज़ रोज़ इतना सरंजाम किया जाए तब तो महारानी जी नहाएंगी। अजय मामा अपराधी भाव से नज़रें चुराते घूम रहे थे। उन्हें लगा उनकी पत्नी ने घर के शांत वातावरण में अपनी चोचलेबाजी से खलबली मचा दी है। उन्होंने तय किया कि अकेले में मिलते ही वे उन्हें घर की परिपाटी से परिचित कराएंगे। पर उनकी छुट्टियां खत्म होने को आईं, नई मामी से उनका मिलन ही नहीं हुआ। घर में हर उम्र का रिश्तेदार था और हर मेल का आलोचक। शादी के 10 रोज़ बाद भी कोई इटावा में परोसे हुए व्यंजनों के नुक्स गिनाता तो कोई वहाँ से मिले उपहारों में मीन मेख निकालता। माँ और मौसी ने एक एक भारी साड़ी और 101 रुपये से जब कांता मामी की मुँह दिखाई करनी चाहिए तो दोनों बड़े मामा ने उन्हें रोक दिया। अगर इनके फादर ने तुम लोगों के लिए भारी साड़ी दी होती तो हम तुम्हें देने देते। अब यह सब करके हम पर तो भार चढ़ाओ मत। कांता मामी ने तड़प कर सिर उठाया, जलती आंखों से बोली, मेरे फादर का नाम मत लीजिएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? बिचले मामा ने चुनौती दी। मैं अभी वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। मामा मुंह बिगाड़कर परे हट गए। नई बहू के मुंह कौन लगे। सबको अंदाज़ा हो गया कि कांता मामी में ताने सुनने का ताब नहीं है। बड़ी मामी कहती, और लाओ पढ़ी लिखी बहू, न नब के चले न दब के रहे। मैं कांता मामी से प्रभावित हो रही थी। वे मुझसे किताबों की बातें करती, कहानी सुनाती और रोज़ सुबह कहती, जब सब लोग पढ़ लें तो अखबार मुझे ला देना। दोपहर को कांता मामी ने अपने ट्रंक में से 2 चादरें निकालीं। उनमें नेफा सिला और मुझसे बोली, डोरी मिलेगी कहीं? डोरी तो नहीं, मुझे सुतली मिल गई। उसे दोहरा कर मामी ने पर्दे बनाए और उस कमरे में दरवाजे पर लटका दिए जहां उनका लेटने बैठने का इंतज़ाम था। अब जिसको उनके कमरे में जाना होता वह खांस कर अपना आगमन जताता। कांता मामी अक्सर पढ़ती मिलती। बिचली मामी ने कहा, यह इतना पढ़ती है, ज़रूर चश्मा भी लगाती होगी। वाकई कांता मामी के पर्स में सुंदर सा चश्मा था। चश्मा हमारे घर के लिए मर्दानी चीज़ था। यह माना जाता था कि मर्दों को लगातार पढ़ना लिखना पड़ता है, इसलिए वे चश्मा लगाते हैं। बल्कि नानी तो कहा करती थी कि चश्मा फैशन की चीज़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? आँख पर कांच चढ़ाने से साफ दिखने लगे। नहाने को लेकर कांता मामी का जिहाद जारी था। 2 दिन की छुट्टी पर अजय मामा आए तो मामी ने ऐलान कर दिया, या तो नहाने धोने का इंतज़ाम करके जाओ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उनकी ज़िद पर कमरे के कोने में टीन का टपरा लगवाकर नहाने लायक छोटी सी जगह बनाई गई। सुबह जब वे आंगन के नल से 2 बाल्टी पानी ले जाकर अपने नहान घर में रखती, दोनों बड़ी मामियाँ मुँह बिचकाकर हंसती। वे हम बच्चों को सुनाकर कहती, जिसे नंगा नहाने का शौक़ हो वह नहाए छुप छुप कर। हमने तो कभी अपना उघाड़ा देखा ही ना है। अगर हम में से कोई नहाने में आनाकानी करता, बिचली मामी हमारा कान उमेट कर धमकाती, चल तुझे बाथरूम में बंद करूं, पड़ी रहना वहाँ दिन भर। अजय मामा ने अपनी पत्नी को लाख समझाया कि इस घर में कोई किसी से लुका छिपाकर कुछ नहीं करता
पर मामी की एक ही टेक, मैं खुले में बैठकर नहीं नहाऊंगी। आपकी इज्जत भी अजीब है, जो गलत बातों को मानने से बनती है और ना मानने से बिगड़ती है। घर के कामों से उन्हें परहेज नहीं था। दिन का बड़ा भाग वे रसोई में मामियों के साथ बिताती। उनके हाथ में गजब का स्वाद था। नाश्ते में वह नोन अजवाइन के मोटे खस्ता पराठे बनाती और झागदार मीठी लस्सी। बड़े इसरार से वह दोनों बड़ी मामियों को गरम गरम नाश्ता परोसती। बड़ी मामी बिजली से कहती, वैसे तो भतेरी अकल है, बस बाथरूम में घुसकर नंगी नहाए, यही नुक्स है। बड़े मामाओं को दुकान से आने में रोज़ ही देर हो जाती। कुछ दिन तो कांता मामी बिचली मामी के साथ चौके में बैठी इंतज़ार करती रहीं, पर फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहलवा दिया, 9 बजे के बाद खाना चौके में अंगीठी के ऊपर रखा मिलेगा, अपने आप लेकर खा लें। अब इसकी तानाशाही चलेगी, इसके लिए हम दुकानदारी छोड़ कर आएंगे, मामाओं ने कहा। देर रात तक चौके में बने रहने के कारण दोनों मामियों को भी कष्ट होता था। सोने में बहुत देर हो जाती और सुबह नहाने धोने के चक्कर में बहुत जल्द उठना पड़ता। अब कांता मामी के विद्रोह से उनका थोड़ा हौसला बना, लेकिन वे परिवर्तन को अपनाने में ढुलमुल होती रहती। जब मामा कहते, इस नई बहू ने तो घर की सारी औरतों को बिगाड़ दिया है, सब सामने बोलने लगी हैं, तो मामी कहती, जे तो है। दिवाली के बाद मौसम में खुनकी आ गई और देखते देखते सुबहें ठंडी होने लगीं। ऐसे मौसम में मुंह अंधेरे छत के नल पर नहाना यंत्रणा से कम नहीं था। कई बार तो हम बहनें बस हाथ मुँह धोकर जल्दी से कपड़े बदल लेती और कहती, हम नहा लिए। एक दिन बिचली मामी जमुना जी नहाकर आईं तो उन्हें तेज़ जुकाम हो गया। बहुत छींकें आईं और सिर दर्द होने लगा। मामा ने दवाई दी पर खास फ़ायदा नहीं हुआ। शाम तक बुखार चढ़ाया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने दवाएं दी और हिदायत की कि ठंड से बच कर रहें। बिचली मामी को बुखार में भी चैन नहीं। वे नेम धर्म से रोज़ स्नान के बाद ही ठाकुर जी की पूजा कर अन्न जल छूती थीं। सुबह होते ही उन्होंने जिद पकड़ ली, मेरी खटिया नल के पास ले चलो, मैं वहीं नहाऊंगी। सब ने कहा, इतना बुखार हो रहा है, एक दिन नहीं नहाओगी तो कौन काम रुके रह जाएंगे। मामी भी अड़ गईं। ठीक है, फिर कोई मेरे मुंह में न दवा डाले न दाना, मेरा नेम न बिगाड़ना। सब परेशान, करें तो क्या करें। कांता मामी सोकर उठी। मैंने उन्हें बताया। वे फ़ौरन बिचली मामी के कमरे में आईं और माथा छूकर बोली, भाभी आप नहा भी लें और बिस्तर भी गीला ना हो, तब तो दवा ले लेंगी ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कांता मामी ने कहा। वे एक बड़ी पतीली में गर्म पानी ले आईं। उन्होंने अपने ट्रंक से छोटे छोटे 2 तौलिए निकाले। एक को गीला कर वे मामी का बदन पोंछती, दूसरे से सुखा देती। इस तरह उन्होंने मामी की पूरी देह स्वच्छ कर दी। उनके लेटे लेटे ही बाल संवार दिए। फिर ठाकुर जी की डोलची उनके बिस्तर के आगे रख दी। लीजिए, पूजा कर लीजिए भाभी। बिचली मामी के लिए यह बड़ा क्रांतिकारी अनुभव था। अब तक के जीवन में उन्होंने सबकी सेवा की थी। किसी ने कभी उनकी सेवा करने के बारे में सोचा ही नहीं। इस पंच के बाद उन्हें लगा दुनिया बहुत आगे जा रही है। उन्होंने खुशी खुशी पूजा की, फिर पथ्य लिया और दवा। बड़ी मामी की जान में जान आई। वे इतनी देर से तनावग्रस्त थीं कि बिचली अपनी ज़िद में कहीं प्राण न दे दे। जिद्दिन जो ठहरी। 4 दिन बिस्तर से लगी रहकर बिचली मामी स्वस्थ हो गईं। जिस दिन बुखार टूटा, उन्होंने कहा, आज तो मैं नल के नीचे नहाऊंगी। कांता मामी ने कहा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, अभी आपको कमजोरी है, मेरी बात मानिए, आप मेरे कमरे में बाथरूम में नहा लीजिए। ना बाबा, मेरा दम घुट जाएगा, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी। हम बच्चों ने उन्हें समझाया, देखो मामी, जैसे बाकी कमरे वैसे बाथरूम, उसमें कोई हवा थोड़े ही रहता है। बड़ी मामी ने कहा, बिचली चल 2-4 दिन इनकी बात मान ले, फिर तो हम दोनों जनी जमुना जी जाया करेंगी। थोड़े मान मनौवल के बाद बिचली मामी बाथरूम में नहाने को तैयार हुई।
बंद बाथरूम में एक एक करके कपड़े उतारना, पटे पर निर्वस्त्र बैठना, मंजन साबुन झावा यथास्थान पाना और बिना गली पर नज़र गड़ाए पूरा ध्यान अपनी देह और स्वच्छता पर केंद्रित करना रोमांचकारी था। एक बार वे आदतन झुककर बदन पर पानी उड़ेलती, दूसरे ही क्षण उन्हें ध्यान आता वे बाहर खुले में नहीं बंद कमरे में नहा रही हैं। उन्होंने झिझकते हुए अपनी निर्वस्त्र देह देखी तो उन्हें लगा वे किसी और को देख रही हैं। मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, क्यों मामी, अंदर क्या सो गई? अभी आई, मामी ने कहा और जल्दी से कपड़े लपेट कमरे में आई। बड़ी मामी, कांता मामी और बच्चों के सामने उन्होंने कहा, जब से मैं पैदा भई बस आज कायदे से नहाई हूँ। अरे कपड़े पहने पहने नहाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं। मैं कहूँ पूजा घर और चौके से भी ज़रूरी है नहान घर। कम से कम आदमी एड़ी से चोटी तक शुचि तो हो जाए। इस बार अजय मामा कानपुर से घर आए तो उन्हें आंगन में ईंटों का ढेर दिखाई दिया। यह क्या? उन्होंने अचकचा कर पूछा। बड़ी मामी हंसी, भाई क्या कहें उसे, बाथरूम बनने जा रहा है, अब सब घुस घुस कर नहाएंगे, समझे? अजय मामा ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, रोज़ नया बखेड़ा करती हो तुम। बड़ी मामी बोली, अरे इसने कुछ नहीं किया, इस बाथरूम के लिए सबकी सहमति है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।